शुभकामनाएं। साथियों, आज देखने में हो जिस दौर में हम लोग खड़े हैं और जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं, ऐसे दौर में जेएस का स्थापना दिवस मनाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात को जानना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो चुनौती हमारे सामने है वो इस तरह की है कि हमें निगल जाने को आतुर है, लेकिन हम लोग डरे हुए अपने इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, अगर हम लोग बात करें तो हमारी विरासत आजादी के दौर के पहले से भी शुरू होती है, जब हम लोगों ने हमारी लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में शुरू की थी। हमारे सामने जो तस्वीरें में मौजूद जो शख्सियतें हैं, ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने हमारे लिए हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता और हमारे इतिहास को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी। और उस दौर को याद करते हुए इस बात को यहां से शुरू करना बहुत जरूरी है। मैं आप सब साथियों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अगर ध्यान दे के सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं तो कुछ बातें अगर हो जाए तो बहुत जरूरी है। जो चुनौती आज के दौर में हमारे सामने है, आजादी के साथ साथ हमारे पुरखे इसी तरह की चुनौतियों से संविधान सभा के भीतर बैठ करके जूझ रहे थे। हमें याद होगा जयपाल सिंह मुंडा का नाम, हमें याद होगा बॉनीफास लाकरा का नाम, हमें याद होगा फूलवान शाह का नाम, हमें याद होगा जेजेएम निकोलस रॉय का नाम। ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने आजादी के दौरान अपनी कुर्बानियां दी, संविधान सभा में हमारे हक और हुकूक की आवाज को बुलंद किया था। और वो जो लड़ाई आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले शुरू हुई थी, वो बदस्तूर आज भी जारी है। साथियों, अगर हम लोग देखें तो जो चुनौती आज के दौर में सबसे बड़ी है, वो हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में एक बड़ा खेल चल रहा है। अभी मणिपुर के घटनाक्रम हम सबके सामने है। मणिपुर में किस तरीके से वहां के आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया गया, नागा और कुकी समुदाय के साथ में आज उसे जंगल में भेज दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया। वहां की एक पावरफुल कम्युनिटी मैतेई को वहां पर हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें इनकी जो एसटी की डिमांड है उसको कंसीडर किया जाए, और उसके बाद से ही पूरा का पूरा मणिपुर चल रहा है, जहां सैकड़ों लोग शहीद हो गए। कुछ इस तरीके की बगावतें हमारे इलाकों में भी चल रही है। हम लोग देख रहे हैं कि साजिशन हमारे इलाकों में गैर आदिवासियों की घुसपैठ बढ़ने लगी है। ये ऐसी घुसपैठ है जो हम लोग देखते थे कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी गैर आदिवासियों को, दिकुओं को इस इलाकों में ला करके बसाया गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम ही हमारी जमीन पर आज की तारीख में अल्पसंख्यक होते चले गए। सरकार ने जो नीतियां बनाई, आप देख लीजिए, उन नीतियों के चलते हमारे इलाकों में जिस तरीके से नगर पालिकाएं बनाई गई, उन नगर पालिकाओं के चलते हमारा इलाका अनुसूची 5 के बाहर चला गया। इसके साथ ही साथ अभी हम लोग देख रहे हैं कि आगामी सत्र में इस देश की पार्लियामेंट के भीतर फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लेकर के इस देश की सरकार आ रही है। तो आपको बता दें, ये जो बिल आपके सामने आ रहा है, उसका असर ये होगा कि उसमें कहा गया है कि इस देश की केंद्र सरकार अगर चाहे तो वो किसी भी इलाके को, वो चाहे अनुसूची 5 के दायरे में आता हो चाहे नहीं आता हो, वो फॉरेस्ट एरिया हो चाहे नहीं हो, जिसे 1980 से पहले भी अगर फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर नहीं किया गया, उस इलाके में भी कहा गया है कि सरकार उस जमीन को छीन सकती है। वो फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल इतना खतरनाक है कि उसमें आपकी ग्राम सभा का कोई प्रोविजन नहीं है। उस बिल में आपको अनुसूची 5 के तहत जो अधिकार मिलते हैं, उन अधिकारों का कोई जिक्र नहीं है। सरकार कह रही है कि अगर वो चाहे तो किसी भी तरीके का पार्क
इकोसिस्टम या उसके साथ साथ किसी भी तरीके का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मिलिट्री का प्रोजेक्ट लगा सकती है। और उसके अलावा कुछ एक उन्होंने ब्लैंक स्पेस रखा, एनी अदर। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है, आगामी सत्र में आपको देखने को मिलेगा कि आपके इलाकों में भी, चाहे वो मध्य प्रदेश का इलाका हो, चाहे राजस्थान हो, जहां पर भी पूरे देश के भीतर इन इलाकों में गैर आदिवासियों की घुसपैठ बढ़ने लगेगी। और वो अभी तक बढ़ती चली आ रही थी, लेकिन इस बिल के आने के बाद ये घुसपैठ और बढ़ेगी और हमें फिर से एक और दूर दराज के हिस्से में धकेल दिया जाएगा, या फिर हमें अपनी ही जमीन पर, जिस जमीन के हम सदियों से मालिक हैं, उसी जमीन पर मजदूर बना के छोड़ दिया जाएगा साथियों। इसलिए इस चुनौती को समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा एक आरएसएस का प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से चल रहा है, वो है डीलिस्टिंग का प्रोजेक्ट। हम सब लोग जानते हैं आरएसएस का एक विंग है जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से, वो लगातार देश भर में मुहिम चला रहा है और पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ में उसके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और वो कह रहा है कि जिन आदिवासियों ने और अपना धर्म छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को अपना लिया, मुख्यतः ईसाई या इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है, उन सब का जो हक है, उनका जो अधिकार संविधान के तहत मिला हुआ है, उसे छीन लिया जाए, जिसमें आरक्षण भी शामिल है। अब आप सोचिए कि इस देश के आदिवासी इस देश में जब धर्म नहीं था उससे पहले से रहते आ रहे हैं। उनकी अपनी एक पूजा पद्धति है, उनके अपने कस्टम है, टोटम है, उनकी अपनी एक सभ्यता है, उसकी अपनी एक परंपरा है। तो क्या कोई आदिवासी दूसरा धर्म एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका रिजर्वेशन या उसके बाकी संवैधानिक फायदे छीन लिए जाने चाहिए? हम यहां से उसका विरोध करते हैं और हमें करना चाहिए, क्योंकि इस देश का आदिवासी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग धर्मों को मानता है, लेकिन हमारी पहचान हमारे धर्म से नहीं है, हमारी पहचान हमारी आदिवासियत से है, हमारे आदिवासी होने से है। और इसीलिए हमें इस बात को पुरजोर तरीके से, ये जो डीलिस्टिंग की मांग की जा रही है, इसका खंडन किए जाने की जरूरत है। जो अभी साथी बात कर रहे थे रिलीजियस कॉड की, उस रिलीजियस कॉड की मांग को फिर से उठाए जाने की जरूरत है। हम सब लोग जानते हैं कि आजादी के पूर्व आदिवासियों को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया। कहीं प्रिमिटिव ट्राइब का दर्जा था, कहीं एनिमिस्ट का दर्जा था, कहीं जो है फॉरेस्ट ट्राइब का दर्जा था, अलग अलग कैटेगरी थी, लेकिन उनके पास एक रिलीजियस कॉलम था। आजादी के बाद वो रिलीजियस कॉलम हमसे छीन लिया गया और वो साजिशन छीना गया। वो साजिशन इसलिए छीना गया क्योंकि उन्हें लगता था कि इस देश के आदिवासी को, जिसकी की नुमाइंदगी उस समय संविधान सभा के भीतर बहुत कम थी, उसकी बात को छुपा देना, उसको दबा देना बहुत आसान होगा, और ये हुआ भी। तो उन्होंने ट्राइबल कोड को हटा ही दिया। जब संविधान सभा की बहस चल रही थी, तब उन बहसों में भी ये बात आ रही थी। तमाम बहसों में ये बात थी कि ट्राइबल्स को, आदिवासियों को आदिवासी के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाने की जरूरत है। जयपाल सिंह मुंडा ने बहुत पुरजोर तरीके से इस बात की वकालत की थी कि हमें आदिवासी के अलावा कोई भी दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। लेकिन क्या हुआ? एक साजिश हुई आदिवासियों के खिलाफ संविधान सभा के भीतर। पहली साजिश ये हुई कि कहा गया, 1946 का जब कैबिनेट मिशन आया था, उसके तहत कहा गया कि 1 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि जो है संविधान सभा के भीतर जाएगा। उस समय आदिवासियों की लगभग 3 से 3.5 करोड़ की आबादी थी। हिसाब से तो कम से कम 30 से 35 आदिवासी नुमाइंदों को वहां होना चाहिए था, लेकिन पहले राउंड में 5 लोग जाते हैं और फिर दूसरे राउंड में अलग अलग टाइम्स पर जो है 5 और जाते हैं। टोटल 10 लोगों का जिक्र आता है, जिसमें से 4 ने तो कभी संविधान सभा की मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया, और उनमें से 3 लोग कभी बोले ही नहीं। जो लोग गए उनमें से भी कुछ लोग नहीं बोले। सिर्फ 3-4 लोगों का जिक्र मिलता है जिन्होंने आदिवासियों की बात को रखा था मजबूती से, जिसमें एक जो है खासी ट्राइब आसाम से आते थे, जेजेएम निकोलस राय, और सेंट्रल इंडिया से जयपाल सिंह मुंडा और बोनीफास लाकरा। ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे हक और हुकूक को संविधान सभा के भीतर बैठ करके सुनिश्चित किया था। और जब वो लड़ाई वहां चल रही थी तो पता चला कि जिस दिन
ये तमाम तरीके की बहस चली और नाम की भी जब बहस आई तो पता चला कि आदिवासी नाम की जगह अनुसूचित जनजाति टर्म को रख दिया गया और ये उस दिन को चुना गया जिस दिन संविधान सभा के भीतर जयपाल सिंह मुंडा एब्सेंट थे। ये साजिश थी आदिवासियों के खिलाफ और इस साजिश का नुकसान हम आज तक उठाते आ रहे हैं। कोई हमें वनवासी कह करके चला जाता है, कोई जनजाति कह करके चला जाता है, कोई कुछ और कह करके चला जाता है, लेकिन हमें यहां से एक बात को इंश्योर करना होगा कि हमें अपने लिए आदिवासी के अलावा कोई भी दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। एक दूसरी बात जो संविधान सभा के भीतर बैठे हुए हमारे नुमाइंदों ने कही थी और जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, जब आर्टिकल 13 की बहस चल रही थी जिसमें मूल अधिकार आते हैं, मूल अधिकारों की बहस के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने एक सवाल उठाया था कि इस देश के आदिवासी जिन जमीनों पर रहते हैं उसे मूल अधिकार में शामिल किया जाए। और उस दिन वो जो साजिश रची गई उसका नुकसान ये हुआ कि कहा गया, उस समय कहा गया सरदार पटेल की ओर से, बाकी लोगों की ओर से कहा गया कि ये तो मूल अधिकारों की बहस है। जब संविधान सभा की तरफ से एक कमेटी जो आदिवासी मसलों को रिप्रेजेंट करने के लिए, आदिवासी मसलों को सुनने के लिए जो कमेटी बनी, 2 कमेटियां बनी थी। जानकर के हैरानी होगी, एक की नुमाइंदगी जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई थी उसके नुमाइंदगी कर रहे थे, उसके चेयरमैन थे गोपीनाथ बारदोलई जो असमीज ब्राह्मण थे। एक जो सेंट्रल इंडिया के आदिवासियों से जुड़ी हुई कमेटी थी जिसकी नुमाइंदगी कर रहे थे एबी ठक्कर साहब जो कि आपके गुजरात से आते थे, वो भी अपर कास्ट से थे और उन्होंने हमारी मांगों को इग्नोर किया। संविधान सभा की उन मीटिंग्स में, उन जो मिनट से रिपोर्ट है उनमें 250 नोट्स लिखे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा के, बॉनीफास ला करा के, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और उसका खामियाजा ये हुआ कि आर्टिकल 13 की बहस के तहत कहा गया कि जब समिति की रिपोर्ट आएगी, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तब आदिवासियों के मसले पर चर्चा होगी। और जब समिति की रिपोर्ट आई तब तक सारे मामले, सारे फैसले लिए जा चुके थे और कहा गया कि अब तो फैसला हो चुका है, अब पुराने फैसलों में कोई हेरफेर नहीं हो सकता। तो ये जो साजिश हमारे साथ आज से 75 साल पहले हुई, वही साजिश आज भी चल रही है कि हमारी जमीनों को किसी न किसी बहाने से लगातार छीना जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि इस देश में पेशा 1996 को लागू हुए 26-27 साल हो चुके हैं, लेकिन आज देख लीजिए क्या स्थिति है। इस देश के अधिकांश राज्यों में पेशा को लागू नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ समय पहले जो है वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लागू करने की कोशिश हो रही है उसमें दरअसल पेशा की मूल भावना के साथ खेल दिया गया और उसको नाम कोई बदल करके सिर्फ नाम के लिए रखा गया, बाकी ओरिजिनल में जो कंटेंट था उसको सबको हटा दिया गया। और उसका नुकसान आज भी हमारे देश का आदिवासी उठा रहा है और इसीलिए इस जमीनों को बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारी जो लड़ाई है उसमें चाहे डीलिस्टिंग का मामला हो, चाहे पेशा का मामला हो, चाहे अनुसूची 5 का मामला हो, ये वो चैलेंज है जो आने वाले दिनों में जयस हो या तमाम इस देश का आदिवासी संगठन हो, उनको लड़नी पड़ेगी। अगर इन लड़ाइयों को नहीं लड़ा गया तो यकीन मानिए जिस तरीके से अमेरिका के भीतर और ऑस्ट्रेलिया के भीतर वहां के नेटिव लोगों को, वहां के आदिवासियों को खत्म किया गया, यहां भी कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए किस तरीके का खेल है। कहा जाता है कि अनुसूची 5 उन इलाकों में लागू होगी जहां पर उस एरिया, बेसिकली उन्होंने एरिया को डिसाइड किया कि एक बड़ा एरिया होगा, चाहे वो ब्लैक के लेवल पे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो, उसको अनुसूची 5 में डाला जाएगा। लेकिन जयस के स्थापना दिवस के इस मौके पर हमें एक बात को शुरू करना होगा कि हम अब मांग करते हैं कि जिन गांव में 50% या उससे अधिक आदिवासी आबादी है उसे अनुसूची 5 के दायरे में लाया जाए। नुकसान क्या हो रहा है? जगह जगह इन्होंने नगर पालिकाएं बनाई। नगर पालिका बनते क्या होता है, क्योंकि उसमें गैर आदिवासी भी शामिल हो जाते हैं और तुरंत आपकी जमीन जो अनुसूची 5 के दायरे में आती है, पेशा के दायरे में आती है, वो जो है गैर आदिवासियों के हिस्से में चली जाती है और उसका नुकसान हम उठाते आ रहे हैं। आप याद कीजिए तिलका मांझी की फोटो वहां पर लगी हुई, तिलका मांझी की पूरी बगावत। जब इस देश के तमाम जो राजा महाराजा लोग कहे जाते थे,
उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने सरेंडर कर दिया था, घुटने टेक दिए थे, और जो जी हुजूरी कर रहे थे, वजीफा पा रहे थे, सब लोग सरेंडर करके चले गए थे। उस दौर में बाबा तिलका मांझी ने बगावत का झंडा आज की तारीख में बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाके में बुलंद किया था। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासियों का प्रवेश, और आज भी वही लड़ाई चल रही है कि आपके अनुसूची 5 के इलाकों में, आदिवासी बहुल इलाकों में गैर आदिवासियों को लाकर के बसाया जा रहा है। फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल भी उसी की एक साजिश है, जिसके तहत आपकी जमीनों को लिया जाएगा गैर आदिवासी पर्पजों के लिए। उनका उद्देश्य होगा कि इस देश के धन्ना सेठों को, पूंजीपतियों को आदिवासी इलाकों में लाया जाए, उनके लिए मुनाफा कमाया जाए, ताकि वो आगामी चुनावों में उनको फंड कर सके। लेकिन सवाल यह है कि वो जमीनें जब हमारी चली जाएंगी तो सोचिए आपका क्या होगा, आप कहां जाएंगे? ये चुनौती है कि नहीं? यही सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और जिस दिन जमीन चली गई, यकीन मानिए आप साबित नहीं कर पाएंगे कि आप आदिवासी है कि नहीं है। बिना जंगल के आदिवासी की कल्पना नहीं की जा सकती, बिना जमीन के आदिवासी की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए एक दूसरी बात को भी जैसे स्थापना दिवस के 10वें वर्ष में हमें और उठाना है, और वो ये है कि इस देश के तमाम जंगलों को आदिवासियों के सुपुर्द किया जाए। जितना भी इस देश का जंगल है, हम जानते हैं, हम सारी चीजें जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ आई थी और पहली फॉरेस्ट पॉलिसी जब 1857 के बाद जब बनी थी, लगभग 1872 के आसपास बनी थी, उस समय इस देश में लगभग 50% एरिया ऐसा था जो फॉरेस्ट एरिया के दायरे में आता था। 1927 तक आते आते वो लगभग जो है 35% हो गया, और 1980 की फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि इस देश में तो मात्र 21% जंगल है। कहाँ गए आदिवासी? यूएन की रिपोर्ट है 2012 की, जो कहती है कि आजादी के बाद, सरकारी रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट कहती है कि आजादी के बाद लगभग 6.5 करोड़ इस देश के लोग विस्थापित हुए हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते। उसमें से 40% आदिवासी हैं। तो क्या हुआ हमारे लोगों का जो विस्थापित हुए? आप सब लोग जानते हैं, कुछ साल क्या, पिछले ही साल कुछ चीतों को लाकर के मध्य प्रदेश में बसाया गया था ना। उनमें से अधिकांश की क्या स्थिति हम सब लोग जानते हैं, रोज अखबारों में आता है क्या चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो चीते मर रहे हैं, उसी के साथ साथ इसी तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहनों को वहां मार दिया गया, वहां से उजाड़ दिया गया। आज उनका कोई खैरख्वाह नहीं है, उनकी पूछने वाला नहीं है वो कहां गए। इसलिए भी हमें अपने जंगल और जमीन की लड़ाई को मजबूती से आगे लड़ने की जरूरत है साथियों। दूसरी चीज, जिस तरीके का मामला आज की तारीख में लगातार एक डिबेट चल रहा है, हक और हुकूक की, हक और हुकूक की जो बात चल रही थी, बाबू जगदेव प्रसाद की बात यहाँ पर हो रही थी कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन क्या सच में आदिवासियों को उनका वासी भाग मिला? पिछले साल संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति महोदय ने एक बात कही थी कि इस देश की जेलों में सबसे ज्यादा दलित और आदिवासी सड़ रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है कि वो कोर्ट और कचहरियों में जाकर के अपना केस लड़ सके, उनकी जमानत लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है कि वो रिहा हो सके। लेकिन इस देश की कोर्टों की क्या स्थिति है? एक डेटा पिछले साल सरकार ने जो है पार्लियामेंट के भीतर पेश किया, कहा गया 2018 से लेकर के 2017 से लेकर 2022 के बीच में इस देश के तमाम हाई कोर्ट्स में लगभग 569 जजेस की नियुक्ति हुई। आपको पता है उसमें से आदिवासी कितने हैं? मात्र 9। अब आप सोचिए, जब आप कोर्ट में जाते, कचहरियों में जाते, तो आपको न्याय क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपके जजेस वहां है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आदिवासी जज आज की तारीख में मौजूद नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो पता चलेगा एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों की तरफ से जो है जज बनकर के पहुंचा पिछले 75 सालों में। ये हमारी हिस्सेदारी है। लगातार जो रिजर्वेशन की बात की जाती है, उस रिजर्वेशन का भी आंकड़ा है
आदिवासी, जितने टोटल आदिवासी आबादी है उसका मात्र 4% फैमिलीज ऐसी है जिनमें किसी भी तरीके की कोई गवर्नमेंट जॉब है, मात्र 4%। बाकी 96% इस देश का